नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के सीडीपी क्विज 14 में आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठें। क्वेश्चन 1, इक्वालिटी एज अ गोल, स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड फॉर इट हैज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक लक्ष्य के रूप में समानता, इसके लिए अपनाई गई रणनीतियों में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑप्शन ए 1, न्यूट्रलाइजिंग टेक्स्ट ऑफ एनी जेंडर्ड रेफरेंसेस, किसी भी संदर्भ के ग्रंथों का उपयोगी पाठ। 2, सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट गर्ल्स फेस, संवेदनशील भेदभाव का चित्रण जो लड़कियां सामना करती हैं। ऑप्शन देखते हैं, ओनली 2, ओनली 1, नीदर 1 नॉर 2, बोथ 1 and 2। जी, इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। तो यहां पे जो टर्म आपको याद रखनी है, जेंडर रेफरेंसेस के लिए न्यूट्रलाइजिंग टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजिंग टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के अंदर किसी तरीके की असमानता नहीं होनी चाहिए। और सेंसिटिव पोर्ट्रेयल, तो ध्यान रखना चाहिए हमें, संवेदनशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर। तो ये आपकी दो की टर्म है जिन्हें आप याद रखेंगे, न्यूट्रलाइजिंग टेक्स्ट एंड सेंसिटिव पोर्ट्रेयल। इससे आप जेंडर बाइसेस को खत्म करके इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्टिविटी ऑफ ए सर्वे इन्वॉल्व्स विच 2 स्किल्स। एक सर्वेक्षण आयोजित करने की गतिविधि में कौन से 2 स्किल्स शामिल हैं, कौन से 2 कौशल शामिल हैं। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बी राइटिंग एंड स्पीकिंग, सी लिसनिंग एंड चैंटिंग एंड डी लिसनिंग एंड राइटिंग। जी, इसका आंसर होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि हम कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे। तो एक तो होगा सर्वेयर और दूसरा होगा सर्वे, यानी जिसको सर्वे किया जाएगा और जो सर्वे कर रहा होगा। तो एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, और फिर एक बोलेगा और वो पहले वाला, दूसरे वाला बोलेगा और पहले वाला सुनेगा। तो इस तरीके से ये 2 स्किल काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अप्रोचेज अडॉप्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट इन द अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंसेज। राजनीतिक विज्ञान को समझने में सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन 1 बिहेवियरल अप्रोच, 2 लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, 3 फिलोसॉफिकल अप्रोच, 4 एलिमेंट्री अप्रोच। अब ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 and 1, 2 and 4। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों ही सोशल साइंस की अप्रोचेज हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एलिमेंट्री अप्रोच नहीं होती है। अब बिहेवियरल अप्रोच कहां पे आती है, जो बिहेवियर बेस्ड। तो यहां पे पहले ये जान लेना होगा, क्योंकि आप और हम सोशल साइंस को किस तरीके से देखते हैं। इसके अंदर टोटल मिलाकर के 7 सोशल साइंसेज होते हैं, जिन्हें कि मेजर सोशल साइंसेज कहते हैं। मेजर सोशल साइंसेज यानी दूसरे भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो सोशल साइंस के रूप में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो पार्शियल होते हैं। इसके अंदर शामिल होता है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो ये 7 मेजर सोशल साइंसेज होते हैं जो कि जो स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में ह्यूमैनिटीज के रूप में करवाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जेंडर हैज प्राइमरीली बीन व्यूड डैश। लिंग को मुख्य रूप से देखा गया है 1 as concerning only girls and women, 2 as an isolated category not related to other issues, 3 in terms of provisions of equal facilities। ऑप्शन देखते हैं, only 1, 1, 2 and 3, 1 and 3 and 2 and 3। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में एज इट इज पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको इसमें इस क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम बताता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये केवल ओनली गर्ल्स या विमेन को नहीं देखता है, बल्कि इसमें केवल एक जैविक श्रेणी नहीं है जेंडर। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट।
तो इसलिए इसमें यह देखा जाता है कि जहां पे भी जेंडर्ड बायस्डनेस हो, वो अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं तो बेसिकली जब किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल में जाती है तो वहां पे जो उसके जो इन लॉज हैं उसके द्वारा एक बिहेवियर किया जाता है। अब इसमें आप कई बार पाएंगे कि जो उसकी मदर इन लॉ है उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं उसके फादर इन लॉ के बिहेवियर से मोटिवेटेड होता है। तो वो है तो मदर इन लॉ एक महिला है, लेकिन वो उस वक्त में व्यवहार एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के पुरुष समाज का कर रही होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि सिर्फ 3 दिया हुआ हो, क्योंकि 2 आइसोलेटेड कैटेगरी तो नहीं है ये। इसका एक इकोनॉमिक इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, सोशल इफेक्ट है और बहुत सारे पैराडाइम्स में है। तो इसका 3rd ऑप्शन ठीक होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ इक्वल फैसिलिटीज। हाँ बिल्कुल, जेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और जेंडर जो टर्म है वो सबसे पहले जिन्होंने दी थी वो थे सेक्सोलॉजिस्ट थे। इनका नाम था जॉन मनी। जॉन मनी ने सबसे पहले इस टर्म को किया था 1955 में। तो रिटर्न रूप में सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो सेक्सोलॉजिस्ट जॉन मनी के द्वारा किया गया था। और मुख्य पर्सपेक्टिव कौन सा था उसके अंदर मुख्य पर्सपेक्टिव था इक्वल फैसिलिटीज को लेकर के, बायसनेस को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनवाइटिंग विजिटर्स टू क्लासरूम विल बी विच एनकरेजिंग एक्टिविटी। आगंतुकों को कक्षा में आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि होगी? ऑप्शन ए लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग। बी प्रैक्टिसिंग न्यू स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सी प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेआउट्स। डी डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। जी यहां पे आंसर होगा डी, मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस होगी। भाई जो टीचर होता है उस टीचर को डायरेक्टली कॉग्निटिव एक्टिविटी से जोड़ा जाता है, और जैसे ही आप किसी अन्य को बुला रहे हैं बाहर से तो वो क्या कहेगा, वो क्रिएटिविटी, एक बेहतर नए तरीके को सोचने के लिए जागृत करेगा। तो इसे बोलते हैं पराज्ञान, परासंज्ञान। तो परासंज्ञान की गतिविधि होती है जब हम नए एनवायरनमेंट, नए व्यक्तियों या दूसरी चीजों में मिलते हैं। अब इसमें टीचर कैसे हेल्प कर सकता है ये भी देख लेते हैं कि भाई टीचर क्या कर सकता है। टीचर अगर बच्चों के अंदर मेटाकॉग्निशन, जिसकी बात स्टॉर्नबर्ग करते हैं, तो अगर मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आप एक डायरी मेंटेन करें। अब इस डायरी के अंदर जो भी आपने किया उसको बाद में, जो भी आपने सोचा, जो आपने महसूस किया, और फिर उसको स्टूडेंट से शेयर करें। तो ये जो थॉट है इससे बच्चे भी डायरी बनाएंगे और फिर वो जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सारी चीजें उस डायरी में मेंटेन करने लगेंगे। और इसका एक रिजल्ट होगा कि वो अपने कॉग्निशन पे कॉग्निशन कर रहे होंगे, यानी संज्ञान के बारे में संज्ञान करना परासंज्ञान कहलाता है। तो नेक्स्ट, सीक्वेंसिंग वुड फॉल अंडर विच रीडिंग एक्टिविटी। सीक्वेंसिंग किस रीडिंग एक्टिविटी के तहत आती है? तो ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिसिंग रीडिंग न्यू वर्ड्स, लिसनिंग एंड रीडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट टेक्स्ट। देखिए जहां तक बात है सीक्वेंसिंग की, तो सीक्वेंसिंग एक लिसनिंग और रीडिंग है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नैरेटिव का, किसी भी कहानी को सुनाने का। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टोरी कंपोनेंट्स होते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में, जगह के बारे में बताते हैं, कल आपका दिन कैसा बीता उसके बारे में बताते हैं, या बचपन से लेकर अब तक की कथा का एक हिस्टोरिकल वर्णन करते हैं कथा के रूप में, तो इन सब में आप सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग दो चीजें आएंगी यहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following listening activities a teacher tell the story and the pupil and teacher do the action। निम्नलिखित में से कौन सी सुनने की गतिविधियों में एक शिक्षक कहानी कहता है और छात्र और शिक्षक कार्यवाही करते हैं? ए लिसनिंग एंड डू, बी लिसन एंड ड्रॉ, सी माइम स्टोरीज, और डी पुट अप योर हैंड। जी यहां पे होगा माइमिंग स्टोरी, संकेत के साथ
स्टोरी को सुनना। तो जब भी हम किसी एक स्टोरी को कहते हैं और उस स्टोरी को कहते समय बहुत सारे जेस्चर देते हैं, यानी कि अपने भाव दिखाते हैं, हाथों से संकेत करते हैं, तो इसे कहते हैं माइमिंग स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन अमंग चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी? बहु अक्षमताओं वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीतिक संप्रेषण नहीं है? तो ऑप्शन ए असेसमेंट, बी इवैल्यूएशन, सी सब्स्टिट्यूशन और डी इमिटेशन। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कम्युनिकेशन के हमें बहुत सारे तरीकों की जरूरत पड़ती है एंड वी नीड टू नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट, एज वेल एज एग्जाम्स में पूछा जाता है। आंसर होगा इसका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हाई लेवल जो थिंकिंग होती है बच्चों के अंदर वो जारी करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बाकी तीनों ही हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ए सीरीज ऑफ राइटिंग सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम इज ऑल्सो नोन एज। लिखित संकेतों की श्रृंखला को देखने और उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए कंपोजिशन, बी कंप्यूटेशन, सी रीडिंग और डी परसेप्शन। यहां पे खास बात क्या है? यहां पे खास बात है भाई इसको समझना कि रीडिंग होती क्या है। तो रीडिंग अगर आपको जानना हो कि रीडिंग क्या होती है, तो ये जो क्वेश्चन है वो रीडिंग का मीनिंग लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम दैम। तो रीडिंग के अंदर बेसिकली टू रिलेटेड प्रोसेस होते हैं। रीडिंग के क्या होते हैं भाई? प्रोसेस होते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्ड रिकॉग्निशन यानी शब्द पहचान। वर्ड रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? शब्द पहचान। और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। अगर कभी भी पूछे, जो कि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है यहां पे, कि कौन से दो प्रोसेस लागू होते हैं रीडिंग में, तो एक तो होता है वर्ड रिकॉग्निशन और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली हमने जो शब्द लिखे हुए, इस क्वेश्चन को देखिए तो जो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं यह है वर्ड रिकॉग्निशन, की हम पहचान पा रहे हैं कि ए और टी अलग है, एल अलग है, ओ अलग है, तो ये वर्ड रिकॉग्निशन है। दूसरा हुआ कॉम्प्रिहेंसिंग। भाई बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिख करके एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने भी फोनीम फिनीम हैं वो अल्टीमेटली एक सिंटैक्सिंग और सिमेंटिक्स को कर रहे हैं। सिंटैक्सिंग यानी पूरा सेंटेंस और सिमेंटिक्स यानी कि वो जो बात कही जा रही है उसके मायने क्या हो सकते हैं। और ये जो पूरा है इसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इसमें 4 टाइप्स की रीडिंग आती है। अगर टाइप्स पूछे जाएं कभी भी आपसे रीडिंग के, क्योंकि हम इस पे बहुत ज़्यादा बात करते नहीं हैं और इस सेशन में हम ज़्यादातर रीडिंग राइटिंग के जो बेसिक स्किल्स हैं उसके जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं, इसीलिए कि हम आपको बता पाएं कि टाइप्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है स्किमिंग, देन इट इज स्कैनिंग, थर्ड इज इंटेंसिव एंड फोर्थ इज एक्सटेंसिव। तो आप इसे SSIE के रूप में देख सकते हैं। ये 4 टाइप की रीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच एज डज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्रीज वाइल फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीज? किस आयु में क्रिस्टलीकृत बुद्धिमत्ता बढ़ती है जबकि द्रव्य बुद्धि या तरल बुद्धिमत्ता घटती है? तो ऑप्शन ए युवा, बी मिडिल एडल्टहुड, सी चाइल्डहुड और डी लेटरल एडल्टहुड। थर्टी टू 40 ये वो एज है जिस वक्त आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जबकि बढ़ती है। अब ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो आती है वो आती है एक्सपीरियंस से, और फ्लूइड सिचुएशन, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उस सिचुएशन में प्रॉम्प्टली उसका आंसर देना यानी कि उसे सॉल्व करना, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। तो ये कम होती है, ये अपने पीक पे होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस एडोलसेंस के दौरान। जो एडोलसेंस की यानी कि हमारी जो किशोरावस्था होती है उस वक्त ये अपने पीक पे होती है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एडल्टहुड में पीक पे पहुंचती है और उसके बाद डिक्रीज करती है ड्यू टू मेमोरी एंड अदर फैक्टर्स दैट इज नॉट कंसर्न टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे देते हैं? टू whom do you give credit for introducing the Dalton method of teaching? A. David Vincent, B. William Herd Kilpatrick, C. Helen Parkhurst और D. John Dalton? जी, इसका आंसर होगा हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन में एक डाल्टन स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट किया था यूएसए में। इसमें जो तरीका लगाया था उसे ठेका प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि अगर 12 महीने हैं, 12 मंथ्स हैं पढ़ने के, तो उसमें 12 असाइनमेंट्स दे दो बच्चों को। अच्छा, इस 12 असाइनमेंट के लिए 12 टीचर्स लगा दो, हर टीचर को एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ठेका दे दो। तो बेसिकली ये बच्चे की स्कूल अचीवमेंट और उसे स्कूल स्मार्ट बनाता है। तो ये हेलेन पार्कहर्स्ट ने शुरुआत किया था। जहां तक डेविड विंसेंट की बात है, एक केमिस्ट थे, मतलब केमिस्ट्री में इन्होंने डॉक्टरेट की थी। विलियम हर्ड किलपैट्रिक, इसको आप जानते ही हैं, ये हैं सक्सेसर ऑफ जॉन डूई। जॉन डूई के सक्सेसर हैं और इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कि प्रोजेक्ट मेथड इन्होंने 4 रूपों में दिया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 4 रूप कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जो बैकवर्ड चिल्ड्रन आर दोज हु, ऑप्शन ए, अपना काम धीरे करते हैं, डू वर्क स्लोली, बी, शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य से नीचे होते हैं, बोलने में गलत उच्चारण रखते हैं, निर्धन परिवारों से आते हैं। जी, इसका आंसर होगा बी, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य से जो नीचे होते हैं वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। तो यही एक क्राइटेरिया है जिसको हमेशा याद रखें कि वो केवल एजुकेशनली जो बैकवर्ड होगा वो बैकवर्ड चिल्ड्रन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, puzzle building, reading, understanding graphs and painting are some of the skills useful in learner which dash intelligence। पहेली बनाना, पढ़ना, ग्राफ समझाना और समझना और चित्रण, ये कौशल डैश बुद्धिमत्ता को सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन ए वर्बल, बी लिंग्विस्टिक, सी विजुअल और डी काइनेस्थेटिक। 1937 और 1946 लुई लियोन थर्स्टन ने ग्रुप इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर की बात की है। तो आप इस ग्रुप फैक्टर से ये ध्यान रख सकते हैं कि जो चार्ल्स स्पीयरमैन थे उनके सबसे बड़े आलोचक थे थर्स्टन, और थर्स्टन ने जो दी थी वो पी मैट दी थी, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो इसने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई थी जिनका कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है। और जब आप ये गतिविधियाँ करते हैं तो इसमें आप विजुअल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक खास ध्यान रखिएगा, रीडिंग को थर्स्टन ने विजुअल में रखा था कि जो हम विजुलाइज करते रहते हैं रीडिंग के दौरान, उसी से हम कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं उसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? विच कंट्री वॉज द फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल ओपन? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। यहां पे नाम याद रखना चाहिए आपको फ्रॉबेल का। फ्रॉबेल वो थे जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति को शुरुआत किया था ब्लैकेनबर्ग में। ब्लैकेनबर्ग इज इन जर्मनी, और इन्हें ही किंडरगार्टन जो विधि है, यानी केजी जो स्कूल की क्लास होती है, उसमें जो मेथड्स अपनाए जाते हैं जिसमें नेचर के आसपास रख करके पढ़ाने की प्रथा होती है, तो नेचुरलिस्ट थे, आइडियलिस्ट थे, तो वो इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार की एक योजना है, यह विशेष महत्व देती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, इट गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस। ऑप्शन ए, सभी एक शिक्षक विद्यालयों को 2 शिक्षक विद्यालयों में बदलने पर। बी, न्यूनतम स्तर की भौतिक सुविधाएं सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्रदान करने पर। सी, एक समान पाठ्यचर्या सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने पर। और डी, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य करने पर।
जी, मिनिमम लेवल की फिजिकल फैसिलिटीज सभी प्राइमरी स्कूल्स को प्रोवाइड करने के लिए 1986 में एडवाइस किया गया था नई शिक्षा नीति द्वारा, और 1987 में इसे लागू किया गया था। तो इसका ईयर आप याद रखें। आशा करता हूं कि आज का क्विज़ आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, फीडबैक करते रहें। थैंक यू।